Hello friends, welcome to all in refresher course of social science organized by Academic Staff College, Gujarat University, Ahmedabad. I am Bhupendra Brahmbhatt, Associate Professor, Sociology Department, MP Arts and MH Commerce College for Women, Ahmedabad. Friends, today I will discuss on research methodology in social science. So I will start my topic. Friends, you know very well there are three dimensions of higher education. दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि उच्च शिक्षा के तीन आयाम है। पहला एजुकेशन यानी शिक्षा, दूसरा रिसर्च यानी अनुसंधान, शोध अनुसंधान, और तीसरा एक्सटेंशन यानी विस्तरण। दोस्तों, हम सब ये तीनों बात से जुड़े हुए हैं। हम सब जहाँ कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाते हैं, जिनको जो विषय अच्छा लगता है उन्होंने पसंद किया है और उनका जो सिलेबस करिकुलम ड्राफ्ट किया है उसी के अंतर्गत हम बच्चों को विषय को आत्मसात कराने की कोशिश करते हैं। अध्यापकों को केवल बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है, अकेली शिक्षा ही नहीं देने का, उनको रिसर्च भी करना पड़ता है, ऐसी अपेक्षा है। खासकर विशेषकर यूनिवर्सिटी के अध्यापक और छात्रों को पास ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वो अपने विषय में कुछ ऐसा रिसर्च करे जो समाज को उपयोगी बने, समाज को इसका लाभ मिले। इसीलिए उच्च शिक्षा में रिसर्च का इम्पोर्टेंस बहुत दिया है। और आने वाली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें तो आप जानते हैं कि रिसर्च यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने की भी बात की गई है। तो एजुकेशन तो हम सब करते हैं, लेकिन ये रिसर्च की जो बात है, यदि वर्ल्ड सिनेरियो पर देखें तो इंडिया की जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के इतना इम्पोर्टेंस उनको नहीं मिलता है कि हमारी जो रिसर्च के बारे में वर्ल्ड के कई देशों है उससे हम पीछे हैं। इसीलिए अब जब आने वाले रिसर्च यूनिवर्सिटी होने वाली और अंडर ग्रेजुएट में भी रिसर्च कराने का आग्रह है, सब स्टूडेंट जो छात्रा है उसके पास रिसर्च कराने की बात है, तो हम अध्यापकों को रिसर्च के बारे में और जानकारी लेनी पड़ेगी और उसमें नया नया आइडिया लाना पड़ेगा और नए नए विषयों में अनुसंधान करवाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ आज हम एक रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंस ये टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है मेरा, उसमें दो वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, रिसर्च और मेथोडोलॉजी। कई बार मैं पीएचडी स्कॉलर के वर्कशॉप में जाता हूँ, रिफ्रेशर कोर्स में जाता हूँ, मैं पहला क्वेश्चन ये करता हूँ कि व्हाट इज द रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये संशोधन पद्धति शास्त्र यानी अनुसंधान पद्धति शास्त्र क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो कई सारे लोगों को तो अभी भी गलतफहमियां है कि रिसर्च मेथड इज ए मेथोडोलॉजी। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी इज ए रिसर्च। तो रिसर्च मेथड एंड मेथोडोलॉजी आर डिफरेंट, नॉट बोथ आर सेम बट बोथ आर डिफरेंट। यदि आपको कोई एक ही लाइन में उसका आंसर देने को बोले कि भाई गिव मी आंसर इन वन लाइन, व्हाट इज द रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो उसका जो उत्तर है, जवाब, वो यह है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी इज फिलोसॉफी ऑफ रिसर्च। रिसर्च मेथोडोलॉजी इज फिलोसॉफी ऑफ रिसर्च। दूसरे कहे तो रिसर्च मेथोडोलॉजी इज ए वाइडर कंसेप्ट एंड रिसर्च मेथड इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। यानी रिसर्च मेथड वो नैरो कंसेप्ट है, रिसर्च मेथोडोलॉजी इज ए वाइडर कंसेप्ट।
और मेन फोकस है रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसमें फिलोसॉफी की बात है। तो यहाँ हम रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी कि फिलोसॉफी ऑफ रिसर्च उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम रिसर्च क्या है उसके बारे में, रिसर्च क्यों करना चाहिए, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या है उसका, क्यों, कौन सा उद्देश्य लेकर हमको रिसर्च करना चाहिए। और ये सब बातें जानने के बाद हम रिसर्च के डिटेल्स जानेंगे कि रिसर्च में क्या क्या होना चाहिए और क्या है, कौन सी बात सब आ जानी चाहिए, और बाद में मेथोडोलॉजी के बारे में देखेंगे। और ये सब जानने के बाद हम जो टाइप्स ऑफ रिसर्च उसके बारे में देखेंगे, और बाद में उसका जो कंपैरिजन के बारे में है वो भी जान लेंगे। तो आज हम बहुत सारे रिसर्च के बारे में जो कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है वो कंसेप्ट क्लैरिटी करने का प्रयास करेंगे। और यानी हमारा ये प्रयास रहेगा कि आप सब लोग ये रिसर्च की छोटी छोटी बातें अपने माइंड में क्लियर करके और रिसर्च मेथोडोलॉजी वो कंसेप्ट क्लैरिटी करने का प्रयास करेंगे। और ये जो यहाँ से मिला हुआ नॉलेज है रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में, जो आपको यहाँ कुछ नया मिलता है, वो पाकर आप बच्चों को जब रिसर्च करवाते हो, और यदि आप भी कोई सब्जेक्ट में यदि रिसर्च करते हैं तो ये सब बात आनी चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन वो होता है कि व्हाई डू वी डू रिसर्च, हमको संशोधन क्यों करना चाहिए, यानी संशोधन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो आप सब जानते हैं कि टू गेन नॉलेज, यदि हमको ज्ञान प्राप्ति करनी है, कुछ नया ज्ञान सर्जन करना है, तो रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज वी लिव इन नॉलेज सोसाइटी, हम लोग आज ज्ञानिक समाज में जी रहे हैं, और ज्ञानिक समाज में नॉलेज इज़ पावर, ज्ञान एक सत्ता है। आज जिसके पास ज्ञान है वो पावरफुल है। और आज हम जानते हैं कि डिजिटल इंडिया के बारे में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डेटा, जिसके पास ज़्यादा डेटा है वो पावरफुल है। तो ये डेटा यानी नॉलेज, और ये डेटा प्रोसेस करने का जिसके पास नॉलेज है उसके पास सभी जो रुपया है, पैसा है, इज्जत है, सब मिलता है। तो हम देखते हैं कि जो देश, जो समाज नॉलेज में पावरफुल होगा आने वाले समय में, वो संसार पर राज करेगा। आज भी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो रिसर्च होते हैं इसमें जो भी एडवांस है, लेकिन आज देखते हैं कि भाई जो अमेरिका है वो जगत जमादार उसको बोला जाता है, वो पूरे संसार पर, पूरी दुनिया पर राज करता है। क्यों? क्योंकि वो रिसर्च में एडवांस है। और जो लोग रिसर्च करते हैं वो रेवेन्यू कमाते हैं। जो लोग कुछ बेचते हैं तो वो उनको मिलने वाला है, उनको, जो लोग बेचते हैं तो उनके पास मनी आने वाला है, और जो खरीदेंगे तो उसका तो पॉकेट खाली होने वाला है। तो आज हमारा जो देश है वो रिसर्चर नहीं है, इनोवेटर नहीं है। नई नई बातें, नई नई जो कुछ उसका इनोवेट करके रिसर्च के बारे में, नई एप्लीकेशन बनाने का, नया प्रोग्राम बनाने का, उसमें हम एडवांस नहीं है। और इसीलिए हम इंटरनेट यानी दूसरी जो भी है, सेल फोन भी उन लोगों ने रिसर्च किया, हमने यूज़ किया। इंटरनेट का भी रिसर्च किया, इनोवेट उन्होंने किया, हमने यूज़ किया।
तो हम कंज्यूमर हैं, हम उपभोक्तावादी हैं, इसलिए हमारा पॉकेट खाली होता है। तो मेरे ख्याल से यदि भारत को आगे आना है तो सभी क्षेत्रों में, साइंस टेक्नोलॉजी में तो रिसर्च फिर भी आप जानते हैं कि अब बढ़ा है, लेकिन हमारा सोशल साइंस में जो यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में रिसर्च होना चाहिए इतना नहीं होता है। तो आने वाले समाज में देश जो जिसके पास रिसर्चर ज़्यादा होंगे, जो लोग इनोवेटिव आइडिया लेके क्रिएटिविटी के क्षेत्र में आगे रहेंगे, वो आगे रहेंगे। तो रिसर्च इसलिए भी ज़रूरी है टू गेट डिग्री। दूसरी, हम जानते हैं कि ये तो देश समाज के लिए तो रिसर्च करना ही है, लेकिन हम जो पदवी प्राप्त करते हैं, डिग्रियाँ पाते हैं, पीएचडी और अभी तो एमफिल एमए डिजर्टेशन में भी ये रिसर्च करना पड़ता है। तो एमए, एमफिल, पीएचडी ये सब प्राप्त करने के लिए भी हमको रिसर्च करना पड़ता है। तो हमें क्यों रिसर्च करना चाहिए, तो क्यों, इस बारे में ये देखते हैं। दूसरा, सबसे ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत मेरे ख्याल से वो प्रॉब्लम सॉल्व, टू गेटिंग प्रॉब्लम सॉल्व, यानी ये जो समस्या है, आज पूरा संसार, पूरा देश, समाज अनेक समस्याओं, कई समस्याओं से त्रस्त है, ग्रस्त है। तो उसका निवारण करने की ज़रूरत है। उसको दूर करके कैसे समाज में सुख शांति बढ़े। आज आत्महत्या बढ़ रही है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है, डिवोर्स बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन का हमारे जो यूथ है उसमें डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है। तो ये सब सारी समस्या, यानी संघर्षों से दुखी जगत है, उसको मानवता की शिक्षा देने की बात और सुख शांति देने की बात ये रिसर्च से ही हो सकती है। तो इसीलिए भी हम रिसर्च करना चाहिए और करते हैं। दूसरा, सबसे पहले मैंने बोला कि रिसर्च का फर्स्ट और मेन जो ऑब्जेक्ट है वो टू गेट अ नॉलेज, टू गेन अ नॉलेज, ज्ञान प्राप्ति। तो ज्ञान प्राप्ति कैसे होती है, यदि उसका इतिहास देखें, उसका बैकग्राउंड देखें, तो आज हमारे पास जो भी नॉलेज है वो कैसे प्राप्त किया है। तो हम देखते हैं कि देयर आर बाय 4 सोर्सेस बाय गेन नॉलेज। 4 स्रोत है, वहाँ से ही हमने सब ज्ञान प्राप्त किया है और अभी भी करते हैं और आगे के समय में भी इसी तरह ज्ञान प्राप्त करेंगे। पहला है इंट्यूशन, यानी हमको अंतः प्रेरणा होती है, स्वयं स्फूर्णा होती है। कई बार भगवान ने हमारा दिमाग ऐसा बनाया है कि हमको इंट्यूशन होती हो, और ऐसे इंट्यूशन से बहुत सारे दुनिया के राज हमने खोले हैं प्रयास करके, रिसर्च करके। इंट्यूशन होती है, लेकिन बाद में ये खोज करने का प्रयास करना पड़ता है। दूसरा, अथॉरिटी। आज हमारे पास जो नॉलेज है वो हमको कैसे मिला है। जैसे आज मेरे पास जो रिसर्च का नॉलेज है, थियरी का नॉलेज है, तो मेरे गुरुओं के पास से मिला है, यानी अथॉरिटी। दूसरा जो सोर्स है वो अथॉरिटी, और अथॉरिटी में 2 ही लोग आते हैं, एक पेरेंट्स, मदर फादर, फैमिली। हम जब छोटे थे तब से हमको नॉलेज दिया है, उनका अनुभव हमारी साथ शेयर किया है और उन्होंने ये सिखाया है। और जब हम स्कूल में गए, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, तो हमारे जो गुरुजन थे उन्होंने हमको ये सब सिखाया है। तो आज जो कोई नॉलेज है हमारे पास वो हमारे गुरुजन और पेरेंट्स के पास से मिला है। तीसरा जो ज्ञान प्राप्ति है वो हम इमेजिनेशन करके या लॉजिक, तर्क वितर्क करने से हमको मिलती है। तो कई बार हम कल्पना करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, उससे भी हमको ज्ञान प्राप्ति मिलती है। और ज्ञान मिलने के ऐसे स्टेप आगे बढ़ के हम उसमें आगे जाके और एक नया ज्ञान सर्जन करते हैं।
और चौथा जो सोर्स है वो है एक्सपीरियंस। आप सब जानते हैं, हम सब जन जानते हैं कि एक्सपीरियंस इट मीन्स नॉलेज, एंड नॉलेज का सिनोनिम्स वर्ड ही एक्सपीरियंस है। तो सबसे ऑथेंटिक नॉलेज है वो एक्सपीरियंस वाला है, हम सब जानते हैं। तो हमको संशोधन कई सारे उद्देश्य से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि हम क्यों संशोधन करें, कौन सी ऐसी बातें हैं जो संशोधन करने के लिए हमको पुश फैक्टर यानी वो हमको दबाव डालती है कि भी करो संशोधन। और दूसरा जो नॉलेज प्राप्ति है, तो हम वेरियस सोर्स है वहाँ से हम ज्ञान प्राप्ति करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है, पॉइंट है जो समझने की ज़रूरत है, वो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, यानी रिसर्च संशोधन करने का उद्देश्य क्या है, कौन से उद्देश्य से हम रिसर्च करते हैं। हम टाइम पास करने के लिए तो रिसर्च करते नहीं है, ऐसा फिजूल टाइम हमारे पास है भी नहीं। तो इस संसार में जो भी रिसर्च हुआ वो कोई ना कोई उद्देश्य से हुआ है, कोई न कोई एम्स ऑब्जेक्टिव उसमें है और बाद में रिसर्च हुआ है। तो सबसे पहला जो हम लोग रिसर्च करते हैं उसमें जो उस फैक्टर वाला वो कोई पॉइंट है तो है टू चैलेंज एस्टेब्लिश बिलीफ एंड थॉट्स। आज तक जो भी रिसर्च हुआ उसमें ये बात है, यानी जो प्रस्थापित मान्यताएं है, प्रस्थापित विचारधाराएं यानी विचार है लोगों का, वो हम एक्सेप्ट कर नहीं लेते। ये मनुष्य का जन्मजात स्वभाव है। उस पर हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों, ये लोग तो मानते लेकिन मैं क्यों मानूं, ये मान्यता मैं क्यों मानूं, यानी इस बिलीफ में मैं क्यों श्रद्धा रखूं। तो हम क्रॉस करते हैं, चैलेंज करते हैं। तो जो लोग रिसर्च किया है आज तक उसमें ये बात पहली आती है कि जो भी बिलीफ से चैलेंज उसको किया बिलीफ्स को, और दूसरा आइडियोलॉजी थॉट्स जो विचार रखे उसका भी किया। एग्जाम्पल दे देते हैं तो आपको पता चले, जैसे कि मार्क्स ने क्या किया, आप सब जानते हैं। मार्क्स ने मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अध्ययन किया और बाद में बोला कि ये जो पूरा इतिहास मानव जगत का देखो तो उसमें सबसे हावी प्रभावी ये मटेरियलिस्टिक रियलिटी, यानी ये जो भौतिकता है वही प्रभावी है, वही सब, यानी दूसरे अर्थ में कहे तो इकोनॉमी है वही पावरफुल है और सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर को फॉर्मुलेट करता है। यानी जो इकोनॉमी है वो पूरे संसार समाज में उसका स्ट्रक्चर खड़ा करती है, यानी जैसी इकोनॉमी होगी वैसा सोशल स्ट्रक्चर होगा, और सोशल स्ट्रक्चर के अंदर सब आ जाता है। उसमें एजुकेशन आ जाता है, मैरिज, फैमिली, रिलीजियन, यानी कल्चर, पूरी कल्चर इकोनॉमी के मुताबिक चलती रहती है। लोगों का ख्याल, लोगों का सोचने का तरीका, लोगों की बिलीव्स सब, यानी उन्होंने बोला कि मटेरियलिस्टिक जो प्राइमरी रियलिटी, यानी प्रोडक्शन मीन्स वे ऑफ प्रोडक्शन, ये सब, और ये सब मेन प्राइमरी रियलिटी। तो उन्होंने बोला कि ये है, लेकिन क्या हुआ, वेबर ने उसको चैलेंज किया। उन्होंने बोला, लेकिन ऐसे नहीं बोला, उन्होंने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद आप जानते हैं कि वेबर ने प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, वो अमेरिकन यानी वेस्टर्न कंट्रीज के जो देश है वो कैसे कैपिटलिस्ट बन गए, और दुनिया के दूसरा जो जगत के दूसरे देश है वो कैपिटलिस्ट कंट्री क्यों नहीं बने, कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्यों नहीं बनी। तो उनका एक हाइपोथेसिस उन्हें फॉर्मुलेट किया कि वेस्टर्न
जो कंट्री है, तो जहाँ प्रोटेस्टेंट एथिक्स है वहाँ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया है। और इसलिए जहाँ जहाँ प्रोटेस्टेंट रिलीजन को मानने वाले लोग हैं वहाँ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी डोमिनेंट हुई। और उसको टेस्टिंग करने के लिए ये जो उन्होंने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट की, उसको टेस्टिंग करने के लिए उन्होंने वर्ल्ड के 6 रिलीजन को सराहा और उनको टेस्ट किया। और उन्होंने खुद बताया कि चाइना में, इंडिया में एक कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी क्यों नहीं हावी हुई। तो उसी का कारण वहाँ की जो आइडिया यानी लोगों का जो मानने का यानी धर्म, जाति, वो सब उसके पास पीछे रिस्पॉन्सिबल है, वो उन्होंने साबित करके बताया। रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है वो पहला है चैलेंज करने का आइडियोलॉजी, थॉट्स और बिलीफ्स को। दूसरा हम जानते हैं दरखाइन का ले लेते हैं। बहुत साल ऐसा चला कि जो लोग सुसाइड कर देते हैं वो सुसाइड के पीछे साइकोलॉजिकल फैक्टर जवाबदारी, यानी कि व्यक्ति की पर्सनालिटी। जो आदमी सुसाइड कर देता है तो उसकी पर्सनालिटी, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स उसके पीछे जिम्मेवार है। दरखाइन ने ये पढ़ा, देखा, उनको माइंड में क्वेश्चन हुआ कि नहीं, जो लोग सुसाइड सोसाइटी में करते हैं तो उसके पीछे पर्सनल यानी कोई व्यक्ति जवाबदार नहीं है, आदमी जवाबदार नहीं है, नॉट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल, बट सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा उन्होंने रिसर्च किया। रिसर्च करके बाद में उन्होंने देखा कि जिन सोसाइटी में सॉलिडारिटी कम होती है, यानी सामाजिक एकता कम होती है, वहाँ जो सुसाइड का रेट है वो ऊंचा है, हाई है। और जहाँ सोशल सॉलिडारिटी ज़्यादा है वहाँ सुसाइड का जो रेट है वो कम है। तो हम देखते हैं तो उन्होंने दरखाइन ब्लेम टू सोशल सॉलिडारिटी, यानी सोशल सॉलिडारिटी ये सुसाइड के लिए जवाबदार है, रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च है वो है टू फाइंड आउट द रेगुलरिटी ऑफ फिनोमिना, यानी हम जो रिसर्चर लोग हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट जो सोशल फिनोमिना, हमारा इंटरेस्ट, हम सोशल साइंस के लोग हैं तो हमको हर रोज़ ये जो सोशल फिनोमिना या वारदात, सामाजिक वारदात, घटनाएं ये सब होती है, तो उसको जो फिनोमिना हो रही है हर रोज़, उसको रेगुलरिटी का यानी उसकी नियमितता, रेगुलरिटी को देखना चाहिए। तो वो फाइंड आउट करने का है कि ये जो वारदात या फिनोमिना एक ही बार बनती है। यदि 10 साल, 20 साल, 100 साल में कोई बार बनती है तो हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि साइंस इज इंटरेस्टेड इन रेगुलरिटी नॉट एक्सेप्शन। तो ये हम जानते हैं कि साइंस इज इंटरेस्टेड इन रेगुलरिटी नॉट इन एक्सेप्शन, यानी विज्ञान को अपवाद में रस ही नहीं है, उसको तो हर रोज बनती है जो घटना, फिनोमिना रेगुलर होती है उसमें इंटरेस्टेड है। और उसीलिए हमको भी सोशल फिनोमिना हमारे आसपास हर रोज बनती रहती है, होती है, तो उसका ऑब्जर्वेशन करने का ये काम हमारा है। क्यों? तो उसका हमको ये लाभ मिलता है, यदि हम हर रोज ये जो फिनोमिना जो भी बनती है तो हम उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो उसके आधार पर रिसर्च करके हम उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। यानी बाय नोइंग रेगुलरिटी वी कैन मेक प्रेडिक्शन। हम उसके आधार पर ये जानकारी लेंगे और तो हम उसके बारे में भावी कथन कर सकते हैं। और लास्ट में
जो हम सब जगह कहते हैं कि भाई रिसर्च का मेन जो एम और ऑब्जेक्ट है वो है फाइंड आउट पैटर्न, टू फाइंड आउट पैटर्न एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। ये जो सब वारदात हो रही है, फिनोमिना हो रही है, तो हमने रिसर्च करते, रिसर्च में वो एक पैटर्न दिखती है और पैटर्न ढूंढने का, पैटर्न खोजने का काम ही हमारा रिसर्च में है। तो रिसर्च का, और हम पहले तो ऐसे बोल देते कि भाई रिसर्च में करने का क्या, तो कि कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन दिखाना है, कार्य कारणात्मक संबंध जिसको बोलते हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट, कौन सी वजह से क्या रिजल्ट आया, तो ये बात यहाँ हम करते हैं। तो ये हमारी फाइंड आउट पैटर्न की बात है, यानी हम रिसर्च करेंगे तो उसमें जो डेटा आएगा तो वो एक पैटर्न दिखेगी, और एक कौन सी नई पैटर्न्स उसमें निकल के आ रही है। तो रिसर्च करेंगे तो रिसर्च का ये उद्देश्य आपको सामने रखकर करना चाहिए। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जब भी हम रिसर्च करने जाते हैं तो ये रिसर्च का काम है वो पूरी निष्ठा के साथ, पैशन के साथ करना पड़ता है। पूरे पैशन के साथ हम करेंगे तो हमारा जो मेहनत है उसका समाज को लाभ मिलेगा, पूरे जगत को लाभ मिलेगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।